हेलो ऑल, सबका स्वागत है डीएसएसआर एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में। तो जो अपना एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है ऑपरेशन एमबीडी, उसके लिए जो अपने क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स देखेंगे और आज इकोनॉमिक्स का क्या है, पार्ट 9 है। ओके ओके जीके का जो है, ओके जीके का क्लास आज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो जीके का क्या करेंगे, आज का भी कल करेंगे और कल का भी कल करेंगे, ठीक है। जीके का थोड़ा लंबा होगा कल का क्लास, उसमें आज के भी क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। ओके तो आज हम देखने वाले हैं टैक्स, ठीक है। तो आपको टैक्स के बारे में आइडिया होगा ही, टैक्स क्या होता है। बेसिकली एक हम अमाउंट देते हैं, किसको देते हैं टैक्स, एक अमाउंट देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को देते हैं हम। तो इसमें एक तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट टैक्स का एक डेफिनेशन यही है कि आपका जो अमाउंट हम देते हैं, जो किस पे देते हैं, आपके इनकम पे, जो भी आप कमा रहे हैं। ओके आपको अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का डेफिनेशन आपको पता ही है, ठीक है। तो उस पर हम अमाउंट देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को ये अमाउंट देना क्यों जरूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना संविधान, उसने मैंडेटरी रखा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है वो, इसलिए हमें देना पड़ता है। और गवर्नमेंट इस टैक्स का यूज़ कैसे कैसे करती है, तो जो डिफेंस सिस्टम है अपना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में लिए, ठीक है। तो डिफेंस सिस्टम के लिए, और जो रिसर्च वर्क है उसके लिए, जो पेंशन जाता है, जो ऑलरेडी रिटायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। जो अपना बेरोजगारी भत्ता रहता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, वो भी देती है गवर्नमेंट। तो बहुत सारी मतलब योजना होती है, इसमें योजना भी होती है, ठीक है। योजना के तहत जो गरीब परिवार है, जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उनको भी गवर्नमेंट को थोड़ा अमाउंट देना पड़ता है, राइट। तो ये सब होता है टैक्स की बदौलत, ठीक है। तो टैक्स से अपना जो मेजर रेवेन्यू आपका गवर्नमेंट का है, वो टैक्स से है इंडिया में। ओके ये आपको याद रखना है। अभी इसमें जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि टैक्स जो है वो कलेक्ट कौन कौन कर सकता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके सेंट्रल की जगह इसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोल सकते हैं, यूनियन। एक तो होगा स्टेट गवर्नमेंट, ओके। और जो 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ओके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पंचायत हो गया, ओके, और म्यूनसिपालिटी हो गया, म्यूनसिपालिटीज, तो इनको भी परमिशन दे सकती है थोड़े बहुत टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा आपको क्या क्या होगा वो। तो किसके अमेंडमेंट के तहत, 73rd एंड 74th, ओके ये आपको याद रखना है। और ये जो है कि टैक्स कौन कौन कलेक्ट कर सकता है, ये किधर दिया है, तो ये आपका है 71st शेड्यूल, ठीक है। 71st शेड्यूल में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जो टैक्स है, ठीक है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पे कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए इन दोनों के बेसिकली उसमें क्या दिया है, पावर डिवाइड कर दिया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, ठीक है। और उसमें ही 3 लिस्ट बना दिए हैं, 3 लिस्ट। तो एक तो है लिस्ट 1 है, एक तो दूसरा लिस्ट है, और एक तीसरा लिस्ट है, ठीक है। तीसरा अपने को अभी मतलब नहीं, फिलहाल बाद में देखेंगे पॉलिटी में। तो फर्स्ट लिस्ट जो आपका होगा वो है यूनियन लिस्ट, ठीक है। इसमें ऐड किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या टैक्स जो है, किस पे टैक्स कलेक्ट कर सकती है। सेकेंड होगा आपका स्टेट लिस्ट, ठीक है। इसमें दिया है मतलब उन चीज़ों के नाम दिए हैं जिधर स्टेट गवर्नमेंट आपका टैक्स ले सकती है, ठीक है। और थर्ड जो है कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या होने वाला है, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट। तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट मतलब यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का कॉमन इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, एग्जाम्पल एजुकेशन पकड़ सकते हो आप, कॉमन इंटरेस्ट, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए ये 2 लिस्ट टैक्स के पर्पज से, क्योंकि हम टैक्स दिख रहे हैं, ठीक है। ओके तो ये देखिए ऑलरेडी मैंने लिस्ट आउट कर दिया है ताकि अपना टाइम सेव हो जाए, राइट। तो यूनियन लिस्ट जो है मतलब आपका फर्स्ट लिस्ट है, ओके। तो फर्स्ट लिस्ट मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी ये टैक्स, अपने को किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या क्या टैक्स है इसमें, इनकम टैक्स है, तो मतलब जो अपना सैलरी पर्सन रहते हैं, ओके, जो उनका इनकम टैक्स रहता है वो डायरेक्टली जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। डायरेक्टली किसको जाता है, गवर्नमेंट को। बाद में सर्विस टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, जो कि कंपनीज को देना पड़ता है, ओके। अगर स्टॉक मार्केट में और मार्केट्स, फ्यूचर मार्केट्स में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब स्टॉक का लेन देन कर रहे हो, ओके, और म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसका भी टैक्स आपको जा रहा है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। स्टेट लिस्ट जो आपका सेकेंड लिस्ट है,
उसमें क्या क्या है देखो, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, अगर आपकी ज़मीन है और उसमें से आप कमाई कर रहे हो तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। टोल्स है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, अगर आपकी खेती वो सब है तो उसमें कितना इनकम हो रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। व्हीकल टैक्स आ गया, स्टैम्प ड्यूटी आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ठीक है। अभी मैंने आपको जिससे बोला था कि 73rd और 74 जो अमेंडमेंट है अपना, तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो परमिशन दे सकता है पंचायत और म्यूनसिपालिटी को कि थोड़ा जो टैक्स है आप कलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एक तो टोल हो सकते हैं, टोल नाके पे आपको पता है टोल देना पड़ता है, ठीक है, तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। बाद में इस पे प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है अपने को, ठीक है, वाटर टैक्स होता है, तो ये मतलब छोटे छोटे टैक्स है, ये कवर कर सकते हैं पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अभी ये आपको जस्ट जो लिस्ट है इसमें ये मेजर टैक्स है, ये याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि इनकम टैक्स किस में आता है, किस लिस्ट में आता है, तो आपको बताना चाहिए कि फर्स्ट लिस्ट में आता है जो है यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट ये जो 4 है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट है, मतलब मेजोरिटी बहुत है इम्पोर्टेंट, तो ये याद रखो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा टोल्स जो है किस लिस्ट में आता है, तो स्टेट लिस्ट में आता है, आपको याद करना है, ठीक है। 3 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, फर्स्ट आपका फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड नन ऑफ दिस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, तो इसलिए ये याद रखो, ओके। इसके आप नोट्स बना सकते हो, ओके। तो ये तो हुआ बेसिक टैक्स का इंफॉर्मेशन, क्या रहता है और क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक टैक्स सिस्टम्स के टाइप्स क्या है, ठीक है। तो 3 प्रकार के आपके सिस्टम्स है, इधर 3 प्रकार के सिस्टम है। तो जो फर्स्ट सिस्टम है उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, ओके। अभी इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। तो जब भी सेम परसेंटेज टैक्स का, ठीक है, जब भी सेम परसेंटेज टैक्स कटेगा किस पे, 2 प्रकार के लोग होंगे, एक तो लो इनकम ग्रुप होगा, ओके, जिनके इनकम कम है, एक तो उनका होगा, और दूसरा होगा हाई इनकम ग्रुप, ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा इनकम है, तो वो होता है, ओके। 2 में होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो लो इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप जो है, ठीक है, इसका जो इनकम है उस पर सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है, मतलब दोनों को सेम टैक्स देना पड़ता है, ओके। तो तभी आपका होने वाला है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। सेकेंड आता है इसमें प्रोग्रेसिव, सेकेंड आता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अभी क्या है, जो लो इनकम ग्रुप वाले, ठीक है, सपोज आपको टैक्स देना है, तो इधर सपोज लो इनकम ग्रुप वाले हैं, ओके, और इधर आपका बढ़ रहा है, ये आपका इनकम स्केल है, तो इधर जो है हाई इनकम ग्रुप वाले है, तो जिसका जितना इनकम उतना ही उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मेरा टैक्स सपोज स्लैब है, ठीक है, तो जितना इनकम उतना टैक्स, मतलब ये लो वाले हैं तो इनको देखो कम टैक्स है, सपोज ये 2% है, और ये जो हाई वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो मतलब इनकम के हिसाब से ये वेरी होगा, ओके, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम प्रोग्रेसिव। तो जैसे इनकम बढ़ेगा आपका, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, अगर आपको इनकम टैक्स का स्लैब पता है, हम डिस्कस करेंगे आगे, आपको दिखाऊंगा मैं क्या है स्लैब, ओके। तो उसमें जैसा उसमें ऐसा रहता है कि अगर आपका इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट के ज़्यादा है तो आपको टैक्स जो है परसेंटेज दिया रहता है 10%, 20%, ओके, वो हम आगे देखेंगे। तो प्रोग्रेसिव में याद रखो, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा सिंपल लैंग्वेज में, वैसे आपका टैक्स ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड जो थर्ड टाइप है इसमें, जो थर्ड और लास्ट है वो है रिग्रेसिव, वो है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसमें उल्टा है, मतलब कैसे है, जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, ओके, लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना है, ठीक है। तो उल्टा ही है इधर, जो लोअर इनकम ग्रुप वाले उनको टैक्स जो है ज़्यादा देना है, और जो हायर इनकम ग्रुप वाले हैं जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है उनको कम टैक्स देना है, ठीक है। इसलिए हम यूज़ नहीं करते ये, क्योंकि फालतू है ये। हायर इनकम ग्रुप वाले क्या करेंगे, बहुत ही कम टैक्स देंगे, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो इक्वालिटी नहीं रहता, ओके, जो मेन अपने को समाज में इक्वालिटी मेंटेन करना है लो इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप के बीच में, तो वो मेंटेन नहीं रहता, राइट। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। अपना सबसे इम्पोर्टेंट हम ये क्या यूज़ करते हैं इंडिया में, प्रोग्रेसिव, ठीक है। अपना क्या चलता है, प्रोग्रेसिव सिस्टम चलता है, जिसका ज़्यादा इनकम उतना टैक्स देना है आपको, ओके। तो ये रिग्रेसिव का आपको डेफिनेशन याद रखना है कि लोअर इनकम ग्रुप वाले ज़्यादा टैक्स देंगे, हायर इनकम ग्रुप वाले कम टैक्स देंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लो इनकम ग्रुप। तो ये तो हुए टैक्स सिस्टम, 3 टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है हर एक चीज़, ओके। अभी आते हैं हम सबसे पहले टैक्स पे, जो कि टैक्स के 2 टाइप है बेसिकली, एक तो डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको, और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है।
तो आज सिर्फ हम डायरेक्ट टैक्स डिस्कस करेंगे, इनडायरेक्ट वाला हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो मैंने जैसे पहले बोला आपको, ठीक है, जो फर्स्ट लिस्ट में आपका जो फर्स्ट लिस्ट में इनकम टैक्स था, ओके, फर्स्ट लिस्ट में जो आपका इनकम टैक्स था, तो मैंने आपको बोला कि ये जो आप इनकम टैक्स है, अगर आपकी सैलरी हो रही है तो आप डायरेक्ट पे करोगे, ओके, मैंने वर्ड बोल रहा डायरेक्ट पे करोगे, किसको, गवर्नमेंट को। तो मतलब जो टैक्स हम डायरेक्ट देते हैं, ओके, मतलब पर्सनली देते हैं और डायरेक्ट देते हैं किसको, गवर्नमेंट को, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्सेस। तो ऐसे जो टैक्सेस है वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या है, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो इनकम टैक्स है ये आपका प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है या प्रोपोर्शन है, जो इनकम टैक्स है, ठीक है, ये मुझे आपको बताना है। इनकम टैक्स के बारे में बाद में बताऊंगा, तो लेक्चर के बाद आपको कमेंट देना है, ठीक है। याद रखो क्वेश्चन, इनकम टैक्स आपका प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है या प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स का आपको मतलब ये पता चल गया मीनिंग क्या है। अभी इधर ये एक तो सिंगल पर्सन भी हो सकता है, मतलब मैं और आप, ठीक है, हम देते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स, और सिंगल कंपनी भी हो सकती है जो टैक्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो ये याद रखना आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ये आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब आपको ही देना पड़ेगा लोन और टैक्स, सॉरी लोन नहीं, टैक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे पे कंधे पे आपने ये रखा और उसको बोला कि आप टैक्स दे दो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अपना रहता है, अभी आप जब भी दुकान पे जाते हो, राइट, जब भी दुकान पे जाते हो, कोई चीज़ आप खरीदते हो, ओके, कोई चीज़ आप खरीदते हो और आपको बिल में जो बिल मिलता है आपको, उसमें जीएसटी मेंशन रहता है, ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दुकानदार क्या करता है, बेसिकली जो जीएसटी है ये अपने से ही कलेक्ट करता है, ओके, मतलब दुकानदार को एक्चुअली खुद से देना चाहिए, बट प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जीएसटी हम देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ, ये आपका इनडायरेक्ट हुआ, क्योंकि इधर एक्चुअली दुकानदार को देना था गवर्नमेंट को टैक्स, लेकिन वो अपने से ले रहा है, ओके, मतलब क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है टैक्स का जो बर्डन है, इसको टेक्निकल में क्या बोलेंगे, टैक्स बर्डन हम ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे बंदे पे, और वो अपने जगह टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इधर डायरेक्ट में ट्रांसफर नहीं होने वाला, आपको ही देना है, ओके, टैक्स आपको ही प्रोवाइड करना है, सिंपल है ये, ओके। अभी जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो कौन कलेक्ट करता है, तो सीबीडीटी, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, सीबीडीटी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, फुल फॉर्म क्या है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका काम है क्या, कलेक्ट करना, डायरेक्ट टैक्स जो है वो कलेक्ट करना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अभी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत वैरायटी आती है टैक्सेस, एक एक टैक्सेस हम देखेंगे, आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जस्ट पता होना चाहिए क्या क्या टैक्सेस के टाइप रहते हैं डायरेक्ट में, ओके। तो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स किस में आता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, तो आपको आंसर आएगा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इस तरीके से आपको आएगा, ओके। और मैं जैसे कि आपको बोला कि इंडिया में हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, तो आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपका क्या होने वाला है, प्रोग्रेसिव होने वाला है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स होने वाला है ये, ओके। अभी वन बाय वन हम देखते हैं टाइप क्या क्या है, ठीक है, वन बाय वन टाइप देखते हैं अभी डायरेक्ट टैक्स के। तो जो फर्स्ट आता है अपना इनकम टैक्स, इसका आपको ऑलरेडी मीनिंग पता है, जितना भी आपका पर्सनल इनकम है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अभी जो इंडिया में जो इनकम टैक्स का स्लैब है, बेसिकली स्लैब रहता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है स्लैब। तो जिनका इनकम 0 to, ओके, जिनका इनकम 0 to 2.5 लाख, ठीक है, 0 to 2.5 लाख है, उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए टैक्स नहीं रहता, ओके, नील रहता है उनको। जिनका 2.5 to 5 लाख तक इनकम है, ओके, उनको 5% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन आप अभी फिलहाल इस मतलब देखो, जस्ट प्रोग्रेसिव का पैटर्न ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये 5 लाख है, 5 लाख to 7.5 इनको देना पड़ेगा 10%, बाद में 7.5 to 10 इनको देना पड़ेगा 15%, ठीक है। और जिनका इनकम 30 लाख से ज़्यादा है उनको भी 30% देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका स्लैब है। तो आप देख सकते हो कि जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, ओके, अगर मेरी सैलरी आज 2.5 लाख है, ओके, 2 साल बाद मेरी सैलरी अगर सपोज 6 लाख है, तो मुझे ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मेरा टैक्स स्लैब हुआ, ओके, ये मेरा क्या हुआ, टैक्स स्लैब हुआ। इसके अंतर्गत मुझे देना पड़ेगा 10%, ओके। तो ये आप देख सकते हो कि जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे आपके टैक्स के परसेंटेज बढ़ रहे हैं, मतलब आपको ये टैक्स जो है बढ़ रहा है, अपना देना पड़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इनकम टैक्स तो यही हुआ इजीली, ठीक है। सेकंड आपको होगा कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये आप कंपनी देती है, ओके, इनको कंपनी को देना पड़ता है ये। तो जो कंपनी का बेसिकली नेट इनकम होता है, नेट इनकम को पता है ना, मतलब कितना मैंने इन्वेस्ट किया और उसमें से कितना खर्चा हुआ, सभी सैलरी वो सब कट करके जितना मेरे हाथ में बचता है उसको हम बोलते हैं नेट इनकम, ठीक है। और इसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में अगर चाहिए आपको तो प्रॉफिट भी बोल सकते हैं।
तो उस पर कंपनी को पे करना पड़ता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, सेकेंड हुआ ये। बाद में थर्ड जो है वो है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो ये जो है ओके, ये कंपनी को ही पे करना है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज को। लेकिन ये जो पे करना है वो करना है बुक प्रॉफिट पे, बुक प्रॉफिट पे। ओके, अभी ये बुक प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। सपोज एक शेयर मैंने खरीदा, एक कंपनी का मैंने शेयर खरीदा। ठीक है, आज तारीख है अपना 10 मई तारीख है, सॉरी 20 आज 20 मई है आज। ठीक है, तो एक शेयर मैंने खरीदा और उस शेयर का वैल्यू है सपोज 50 रुपीज़, शेयर का वैल्यू 50 रुपीज़। ठीक है, अभी ये जो शेयर है मैं बेच रहा हूँ 28 मई को, ये जो शेयर है मैं बेच रहा हूँ 28 मई को, और मैं नहीं बेचता, मैं मेरे पास रख रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास रख रहा हूँ, मैंने अभी सेल नहीं किया। तो इसका जो प्राइस है अभी बढ़ गया है। ओके, और इसका प्राइस बढ़ के हुआ है 100 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने तो खरीदा था 50 रुपीज़ में, लेकिन अभी उसका प्राइस जो है 100 रुपीज़ है और मैंने सेल नहीं किया है वो, क्योंकि जब भी मैं सेल करूंगा तो ये एक्स्ट्रा 50 रुपये मेरे मतलब जेब में आएगा। ओके, जब भी मैं सेल करूंगा, अभी फिलहाल मैं सेल नहीं किया है तो उधर ही है वो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट। तो इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या रहेगा, मतलब गवर्नमेंट देखेगा कि इधर आपको अच्छा ये भी प्रॉफिट है आपका, तो इस पर भी टैक्स दो। ठीक है, अभी इस पर एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ, मैं लैंड का लेता हूँ सपोज। ओके, लैंड का, तो सपोज मैंने एक ज़मीन खरीदी आज। ओके, जिसकी वैल्यू सपोज 50 लाख है, और 2-3 साल बाद, ओके, और 1 साल भी हम पकड़ते हैं, 1 साल बाद उसका वैल्यू हो गया 55 लाख। ओके, अभी तक मैंने बेचा नहीं, मेरे ज़मीन है वो, बेचा नहीं मैंने, तो इस पर भी मुझे टैक्स देना पड़ता है। उसको ही बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और ये कौन देते हैं, कंपनी देती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आप लिख लो। ठीक है, ओके, फोर्थ है आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, तो अभी इससे पहले इसका मीनिंग समझने से पहले डिविडेंड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी एक स्टॉक मार्केट होता है, तो सी स्टॉक मार्केट में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, डीएफसीएल के लिए स्टॉक मार्केट का। ओके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आए हैं ऑलरेडी, तो उसमें तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रॉपरली आपको समझ आएगा स्टॉक मार्केट का एक एक चीज़। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल समझ लो डिविडेंड मतलब क्या होता है, एक पोर्शन रहता है कंपनी के प्रॉफिट का। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। अभी कंपनी ये किसी भी फॉर्म में दे सकती है, आइदर कैश में दे सकती है, और स्टॉक में दे सकती है, शेयर में दे सकती है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, वो कंपनी पे ऊपर डिपेंड है। तो अभी सपोज एक कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है उसके शेयर होल्डर्स को, राइट, शेयर होल्डर को ही देंगे। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं। ठीक है, तो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी उसके बदले में उनको क्या देती है, शेयर देती है। जैसे कि मतलब ये शेयर का प्राइस बढ़ा तो उनका पैसे का वैल्यू भी बढ़ा। ओके, इस तरीके से तो हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में बेसिक से। तो जो डिविडेंड कंपनी देने वाली है शेयर होल्डर्स को, उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ता है। इसका मीनिंग ये है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है डिविडेंड, उस पर टैक्स दो। ओके, अभी इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, ये भी आपको पूछ सकता है कि मैट का फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, फुल फॉर्म पे फोकस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीडीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ओके, जाते हैं थर्ड पे, मतलब फिफ्थ पे, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, अभी ये भी जो है, ये क्या है, सिक्योरिटीज जो रहती है, जैसे कि आपको पता है सिक्योरिटीज क्या क्या है, एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड रह गया, अपना गोल्ड रह गया। ठीक है, इसमें इक्विटी डेप हाइब्रिड भी है, ये हम देखेंगे क्या होता है म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट में। तो उसका जब परचेस और ये करते हैं, सेल करते हैं, मतलब बाय और सेल करते हैं। ठीक है, बाय और सेल करते हैं, तब जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन देखो वर्ड है इधर, ट्रांजैक्शन मतलब आपको पता है ना, एक तो बाय करेंगे या सेल करेंगे, राइट। तो जब भी हम बाय सेल करेंगे आपको टैक्स देना पड़ता है एसटीटी। इसका फुल फॉर्म एसटीटी का क्या है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, फुल फॉर्म के साथ अच्छे से याद रखो, सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका कैपिटल गेन्स। ओके, तो कैपिटल का मीनिंग ऑलरेडी आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। गेन्स मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो अपने एसेट्स पे, ओके, एसेट्स पे, और जब और इनको मैं बोल सकता हूँ कैपिटल एसेट्स पे। ओके, कैपिटल एसेट्स पे जितना भी आप गेन कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो एग्जांपल इसका होगा शेयर होगा, ओके, गोल्ड हो सकता है इसका एग्जांपल, व्हीकल हो सकता है, व्हीकल। ठीक है, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड रह सकते हैं, मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं हम, तो जो मतलब इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत अच्छा मिलता है अपने को। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। तो अभी इसमें भी दो चीज़ें हैं, उसमें भी आपको याद रखना है। ओके, एक तो रहता है आपका STCG और दूसरा आपका रहता है LTC।
STCG, ठीक है। तो STCG मतलब क्या रहता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और ये ऑब्वियसली क्या रहेगा, एल मतलब लॉन्ग ही रहने वाला है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो जस्ट इतना ही समझ लो कि कोई भी आपकी सिक्योरिटी है, ये मेरे सिक्योरिटीज है, ठीक है। अगर वो मैंने सेल कर दी लेस देन 1 ईयर में, 1 साल के पहले मैंने क्या कर दी, लेस देन 1 ईयर क्या कर दी, मैंने सेल कर दी, ठीक है, बेच दी, और मेरे पैसे मैंने जितने भी इन्वेस्ट किए थे उतने ले लिए मैंने, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा STCG, ठीक है। और अगर मैंने 1 साल के बाद कभी भी वो बेचता हूँ मैं, जो सिक्योरिटी है मेरी, तो मुझे देना पड़ेगा LTCG। बहुत ही इजी मीनिंग है, ओके। इसका शॉर्ट है, शॉर्ट क्यों है, क्योंकि 1 साल के अंदर हम बेच रहे हैं। इसका लॉन्ग है मतलब 1 साल के बाद हम बेच रहे हैं, ठीक है। कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखना है, शॉर्ट एंड लॉन्ग में, ठीक है। तो ये तो हुआ। बाद में है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं कंपनी को, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी नहीं, ये फिलहाल ये अबॉलिश कर दिया है, ठीक है, बंद कर दिया इसको। तो पहले क्या होता था, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ को क्या देता था, बेनिफिट देता था, ओके, जैसे कि क्लब हुआ, जिम हुआ, और उसका जो उस पर टैक्स रहता था वो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता था, ठीक है। तो उस पर ऊपर ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है। जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको ऑब्वियसली पूछेंगे तो नहीं, क्योंकि अभी तो मतलब नहीं है वो, ठीक है। एक तो वेल्थ टैक्स है, ये टैक्स किसके लिए था, बहुत ही रिच पर्सन जो है, बहुत ही रिच पर्सन उनके लिए था। मतलब अगर आप उनका जो सैलरी है और इनकम है, नेट इनकम, ओके, नेट इनकम बोल रहा हूँ मैं, इनकम नहीं बोल रहा हूँ, डिफरेंस है दोनों में। तो 30 लाख से ज़्यादा है तो उनको पे करना पड़ रहा था, ओके। 2 कैटेगरी थी इसमें, तो एक 30 लाख का था, एक 1 करोड़ का भी था, ठीक है, ये भी बंद कर दिया। और जो लास्ट वाला है, ओके, तो वो शायद लिखा नहीं, स्टेट ड्यूटी, ठीक है, चलेगा, वो भी बंद कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी कुछ लेना नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये है डायरेक्ट टैक्स, तो हम रुकते हैं अभी, कल देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो इनकम टैक्स है वो किस टैक्स सिस्टम में आता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शन या नन ऑफ दिस, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, अगर आपको प्रॉपरली याद रहा है तो, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, प्रॉपरली एक एक चीज़ नोट बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझ के नोट्स बनाना, ठीक है। तो गुड नाइट और मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट।